सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां पर एक बार फिर उतार चढ़ाव देखा गया है। कारोबार के आगाज़ पर हमने तेज़ी देखी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ गई तो 500 से ज़ायद पॉइंट्स की आज भी मार्केट में कमी वाक़ई हुई है। जो क्लोजिंग इंडेक्स है वो 71,102 पॉइंट्स रहा, यानी गुज़िश्ता रोज़ की तरह की आज भी सूरत-ए-हाल रही कि आगाज़ पर तेज़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती रही तो वैसे वैसे ये इंडेक्स नीचे जाता रहा और अब 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 1500 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान हुआ, क्या मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ये कमी वाक़ई हुई है, इस पर हम बात करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो अखबार की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। कफील, बताइएगा, कल 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई थी, आज भी तकरीबन 600 पॉइंट्स की कमी हुई है। ये मार्केट में मुसलसल इतनी बड़ी कमी क्यों देखी जा रही है? देखिए, मार्केट में कल से जो है वो कमी का रुझान जो है वो जारी है। मार्केट नेगेटिव जो है वो जोन के अंदर है। जिस तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश की गई उसके बाद तवक्को थी सरमायाकारों की उसमें जो है वो शरह में कमी होगी, तो हम जो है वो उसको 22% पर बरकरार रखेगी। और यही वजूहत थी कि मार्केट में आज थोड़ा आगाज तो अच्छा हुआ था, ताहम ख़त्म तक मार्केट जो है वो मंफी जोन में रही और एंड पर जो है वो 592 पॉइंट की मार्केट में कमी हुई और 71,102 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। अगर हम थोड़ा सा कारोबारी उसकी बात कर लीजिए तो आज 383 कंपनी की जिसमें कारोबार हुआ, जिसमें से 112 प्लस है और 244 जो है वो माइनस हुए हैं। तो मजमूई तौर पर जो सेंटीमेंट था नेगेटिव था और सरमायाकारों को यही कहना है कि जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी में अब तक जो है वो रेट कम नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो अब तक की जो अगर हम बात करें जो सऊदी अरब का दौरा था उसमें कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई जिसमें ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो बात की जा सके। तो ये एक सरमायाकारों का कंसर्न था जो कि ताहाल अब तक है मार्केट में। और सरमायाकारों का यही कहना है कि जो 1 से 2 दिन है वो मार्केट में नेगेटिविटी देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे कि सरमायाकारों का कहना है चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी में कमी एक्सपेक्टेड थी लेकिन वो नहीं हो सकी, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा है, तो आने वाले दिनों में भी अब मार्केट में ये नेगेटिविटी देखी जा सकती है। 2 रोज़ में मजमूई तौर पर तकरीबन 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी अब तक वाक़ई हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर यह आई है कि IMF ने पाकिस्तान को जो स्टैंड बाय मुआहदा था उसके तहत तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी है। $1.1 अरब पाकिस्तान को आज ही किसी वक्त मौसूल हो जाएंगे और ये तवक्को भी जाहिर की गई है कि जून में जो महंगाई है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाफ नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं पाइट के। बहुत शुक्रिया शाफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब शाफ साहब, ये इस वक्त जो एक इकनॉमिक क्रंच था पाकिस्तान का, ये मैं आपसे ज़रा सवाल करता हूँ, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान को $1.1 अरब की ये तीसरी किस्त भी मौसूल हो जाएगी। ये $3 अरब का प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अब जो अगला महीना है जो कि कल से जिसका आगाज़ हो रहा है उसमें फिर पाकिस्तान IMF के अगले प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा। तो अब ये आखिरी किस्त जो $1.1 अरब की है, ये जब पाकिस्तान को मिलेगी तो पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट में कितनी कमी आ सकती है, ये महंगाई में कितनी कमी ला सकती है, और फिर जो अगला प्रोग्राम होगा वो किस तरह से पाकिस्तान IMF के साथ लेकर चलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है जो कि माहिर माशियात के आगे हम रखते भी रहेंगे और उनसे उनकी राय भी जानते रहेंगे। चूँकि ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि जून में पाकिस्तान में महंगाई में मजीद कमी वाक़ई होगी, लेकिन वो फिगर्स कितने कम होंगे, चूँकि अभी भी हायर डबल डिजिट्स में ये फिगर मौजूद हैं और 20% से ज़ायद पर अभी भी महंगाई की शरह बरकरार है। और पिछले कुछ दिनों में इसमें कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन वो ऐसा महसूस होता है कि वो कमी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, चूँकि ऑन ग्राउंड हमें सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। इस महंगाई में कमी के असरात एक आम आदमी तक अभी भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और अब पाकिस्तान एक और IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, और जो कि एक बड़ा प्रोग्राम होगा तो मज़ीद जो शराइत हैं IMF की वो खासी सख्त हो सकती हैं इस सिलसिले में, चूँकि बिजली और गैस के नर्ख पहले ही काफ़ी हद तक बढ़ाए जा चुके हैं। टैक्स की जो शरह है उसमें भी मुस्तकिल इजाफा किया जा रहा है और अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए भी हुकूमत एक्टिव नज़र आ रही है। जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने बड़े अहम दौरे किए हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तमाम के तमाम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और ना सिर्फ पॉजिटिव होंगे बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक इस्तेहकाम भी नज़र आएगा। चूँकि इसी रिसेंट टाइम में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की भी खबरें सुनाई दी हैं, गो कि अभी तक उनकी कन्फर्मेशन होना बाकी है, लेकिन पहले सऊदी वफ़द का पाकिस्तान का दौरा हुआ, फिर अब वज़ीर आज़म ने एक जवाबी दौरा किया, फिर मोहम्मद बिन सलमान को अब मई के महीने में पाकिस्तान आना है।
है तो वो जो मुआहदात हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। फिर SIFC के थ्रू जो दीगर ममालिक के साथ इस वक्त इंगेजमेंट्स चल रही हैं उनकी भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत है। जो अगले 1-2 साल में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है पाकिस्तान का, वो कम से कम पाकिस्तान उस हवाले से एक सेफ जोन में अब दाखिल हो चुका है। लेकिन जो आगे का मंजरनामा है वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी भी इस हुकूमत को माशी एतबार से कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और उनका एक तरह से आगाज़ भी हो चुका है। चूँकि हमने देखा है कि पेट्रोलियम लेवी अभी भी 60 रुपये फ़ी लीटर है, जिसको अभी मज़ीद बढ़ाने की बात की जा रही है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स भी बढ़ना है, तो जब पेट्रोलियम प्राइसेस इस हद तक बढ़ती रहेंगी तो फिर महंगाई में कमी कैसे की जा सकेगी, ये भी बहरहाल एक आम आदमी का सवाल है। और इसका जवाब बहरहाल इस हुकूमत को और इस जो हुकूमत का थिंक टैंक है, जो माशी माहिरीन है, उनको देना है कि एक आम आदमी के रिलीफ के लिए क्या सूरत निकाली जाए। पिछले दिनों बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, अपनी डिमांड रखी थी और ये कहा था कि एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है, इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसके लिए बिजली और गैस की कीमत में कमी करनी पड़ेगी। और वज़ीर आज़म ने उनकी जो डिमांड्स थी उसको भी जायज़ करार दिया था, लेकिन अभी तक उसका भी कोई ऐलान सामने नहीं आ सका। शाफ नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब IMF ने तीसरी किस्त का इजरा भी उसकी मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान को किसी भी वक्त $1.1 अरब मिल जाएंगे और फिर पाकिस्तान IMF के अगले प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा। शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाफ साहब, ये अभी पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें ये $1.1 अरब की कितनी इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद जब अगला जो प्रोग्राम पाकिस्तान अप्लाई करने जा रहा है उसमें कितने बड़े प्रोग्राम की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी और पाकिस्तान के मसाइल बड़े हैं, या फिर ये जो IMF का प्रोग्राम होगा ये इसका आप बड़ा एक ह्यूज साइज देख रहे हैं? देखिए, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने का। जहां तक IMF के साथ हमारा जो स्टैंड पे अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है और ये आखिरी किस्त मिली है, मेरे ख्याल से इस जो अमाउंट है, जो रकम हमें मिलेगी अब आखिरी किस्त की, वो इतनी अहम नहीं है। लेकिन इस रिव्यू का कंप्लीट होना जो है उससे दो अहम पैगामात जाते हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा अहम है। पहला ये कि जैसे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को एक कोर IMF प्रोग्राम में जाना ही जाना है। हुकूमत भी इसकी बात कर रही है, उसके लिए वो नेगोशिएट भी कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट होना अगले प्रोग्राम को शुरू करने में जो है हमारे लिए एक मुस्बत कदम है उसके लिए। यानी कि IMF को अगले प्रोग्राम से मुतल्लिक जो कुछ तशवीश होगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, उससे मुतल्लिक वो तशवीश कुछ अब कम हुई होंगी इस 9 महीने में जो हमने ये परफॉर्म किया स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत। पहला। दूसरा ये कि जाहिर बात है IMF के पास जब भी आप जाते हैं तो आपका डिफॉल्ट का खतरा बहुत बढ़ चुका होता है, आपके पास और ऑप्शंस कोई नहीं बाकी रहते। तो जब आप IMF का एक प्रोग्राम, चाहे वो 9 महीने का ही क्यों ना हो, वो जब कंप्लीट करते हैं तो वो दुनिया को भी एक मुस्बत पैगाम ये जाता है कि हाँ, इनमें मुश्किल में ये जरूर है, इंतहाई मुश्किल में है, लेकिन अभी भी इनकी इतनी जिसे हम कह सकते हैं कि सकत है कि अगर ये कर्जा ले रहे हैं तो उसको वापस करने की, उसकी अदायगी करने की इनमें अभी भी सकत बाकी है। लेकिन बात वही है कि क्या आज से 9 महीने पहले जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तरफ जा रहे थे, जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट शुरू हुआ, क्या पाकिस्तान उससे बेहतर जगह खड़ा है आज? मेरा नहीं ख्याल। और उसकी वजह यही है कि इन 9 महीनों में हम कोई वाज़े तब्दीली अपने निज़ाम में नहीं ला सके, कि हमारी जो इकोनॉमी में लीकेजेस हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ से रुक रही है, जिस वजह से हम बार बार IMF के दर पे हैं, वो वजूहात आज भी वैसी की वैसी ही हैं। उसमें हमने कोई तब्दीली की तरफ कोई कदम नहीं उठाया, जो कि बदकिस्मती की बात है। और अगले प्रोग्राम में हम चले भी जाएंगे तो वो हमारा कर्ज ही बढ़ेगा। क्या हम कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की तरफ आएंगे, क्या हम वो तब्दीली लाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के सामने। ठीक है, तो अब शाह साहब, ये जो 9 माह का प्रोग्राम आप जिस तरह मुकम्मल किया, इन 9 माह में भी हमें कोई बड़े रिफॉर्म्स होते नज़र नहीं आए, हमें कोई टैक्स नेट तो कोई बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। कुछ प्लान ज़रूर बनाए गए लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन तो अभी भी होना बाकी है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी एक वजह मैं कहूँगा कि डिलेड इलेक्शंस थे, क्योंकि जब तक आपके पास एक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी जो कि पार्लियामान के जरिए कानून साजी कर सके,
तब तक आप वो रिफॉर्म्स कर नहीं सकते। आप जितनी भी कानूनी पेचीदगियां कम करके जो निगरान हुकूमतों को आप एडिशनल पावर्स देने की कोशिश भी करें, लेकिन उससे वो बात बन नहीं सकती कि जिस तरह पार्लियामेंट के थ्रू कानून साजी के जरिए एक आवाम से जो मैंडेट लेकर आई हुकूमत होगी उसके जरिए होगी। तो पहला तो हमें वहां है। दूसरा, इस टाइम भी नजर नहीं आ रहा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, उसमें हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, नजर नहीं आ रहा कि वो किसी जी की तरफ जा पे भी असर पड़े। ये हम हल्की फुल्की कॉस्मेटिक चेंजेस तो करते रहते हैं बार बार, लेकिन उसका हमने अभी तक देखा हमें नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। ना हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में हम कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, ना हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाह रहे हैं, ना और बाकी कलामी की माजरत। लेकिन ये चलें, ये जो कानून साजी है इसके लिए तो इलेक्शन की और एक मुंतखब हुकूमत की जरूरत थी जो ताखिर से हुआ, लेकिन ये जो हम मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे हैं जो कि पिछले कई माह से 22% पर ही बरकरार है, इसके लिए तो ज़ाहिर है किसी इलेक्शन की या कानून साजी की ज़रूरत नहीं है और इसमें स्पेस भी है। माहिरीन मौशियात ये बता भी रहे हैं कि इसमें 100 या 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा सकती थी और बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड थी। फिर हुकूमत इस बारे में कोई संजीदगी से गौर क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी का हुकूमत से ताल्लुक नहीं, वो खालिस्तान सेंट्रल बैंक का डिसीजन है, और उसमें हुकूमत की इंटरफेरेंस होनी भी नहीं चाहिए। अब बात यह है कि क्या 22% से उसको हिलाना चाहिए था या नहीं। देखिए, बात यह है कि जब हमने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जब हमें ये नजर आया कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये देखे बगैर कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं, और फिर स्टेट बैंक जो है उसने अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लिया कि ना वो मजीद बढ़ा सकते थे ना वो कम कर सकते थे, क्योंकि कहीं कम अगर वो जल्दी कम कर देते इन्फ्लेशन, तो कहीं ये ना हो कि इंटरेस्ट रेट कम कर देते तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाए। और इस वक्त भी स्टेट बैंक मुझे लगता है अपने उसी जाल में फंस चुका है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हुई, लेकिन उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का हमें पता है, क्योंकि 22% से इंटरेस्ट रेट नहीं हिला तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई उसमें असर नहीं था। तो ऐसा ना हो कि अब स्टेट बैंक कम होती हुई इन्फ्लेशन को देख के इंटरेस्ट रेट कम कर दे और इन्फ्लेशन एक दफा फिर जो है वो मजीद पर तोलने लगे। और जैसे आपने खुद कहा कि इन्फ्लेशन बेशक कम हुई हो, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो स्टेट बैंक अपने ही एक जाल में फंस चुका है कि ना वो अगर महंगाई बढ़ती है तो मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और ना इस टाइम पे इतनी हाई इन्फ्लेशन में वो ये रिस्क ले सकता है कि कम करे और उसके बाद दोबारा इन्फ्लेशन अगर शूट अप कर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाफ नजीब साहब, रिसर्च हमारे साथ मौजूद थे। और अभी बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां पर हुकूमत को मजीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा बेहतरीन काम किया गया और उसका एतराफ़ भी किया। और ये काम किया है मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती साहब ने, जिनको मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म की एडवाइजरी कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुका है। शहरियार चिश्ती साहब ने माहौलियाती मसाइल और तवानाई के शोबों में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। तो माहौल को पोल्यूशन फ्री किस तरह से बनाया जा सकता है, मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा इशू है, और इसी पर हम बात करेंगे शहरियार हसन साहब, जनरल मैनेजर है मार्केटिंग एंड मीडिया सेल्स डाइवो एक्सप्रेस के। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि आप लोग ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट के शोबे में काम कर रहे हैं, शहरियार चिश्ती साहब को भी आपको भी जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी है उसका मेंबर बना लिया गया है। ये पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सकता है? कुछ अर्से पहले आप लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया था, एक अनाउंसमेंट हुई थी, कहाँ तक पहुँचा है वो मनसूबा? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर कॉल। देखिए जी, दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो ये कि हम एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि हमारा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द पोल्यूशन दैट एग्जिस्ट इन द सिटीज़। तो हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करें और उस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिनसे पोल्यूशन मिनिमाइज हो सके। तो हम इस सिलसिले में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस को पाकिस्तान में लाने पर, और हमारा इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक एडवांस स्टेजेस में है, और इंशाल्लाह हमने आप ही के एक प्रोग्राम में बताया था कि इंशाल्लाह इन द समर्स ऑफ दिस ईयर 2024 हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, और हम उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए कि
बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस इंटरसिटी बस सेगमेंट में नजर आएंगी। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को प्रेजेंटेशन भी दी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक बसेस सिटी बस सर्विस के तौर पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा, शहरियार चिश्ती साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है, शहरियार चिश्ती साहब देवू के चेयरमैन हैं और ये एनवायरनमेंट के बारे में बात तो पिछले कोई 1-1.5 साल में ही आप हर जगह सुनते होंगे। शहरियार चिश्ती साहब 2017 में इलेक्ट्रिक बसेस और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की बात करते थे, तो वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट के इदारों को भी कि भी हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिल सके, हैबिटेट को प्रोटेक्शन मिल सके और ये जो पोल्यूशन है इसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो हम तो 2017 से, मुझे याद है कि हमने CDA इस्लामाबाद में एक प्रेजेंटेशन दी थी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। तो ये तो आज एक फैशन बन गया है एनवायरनमेंट पे बात करना, लेकिन वो तो उस वक्त से बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा खुशाइन फैसला है जो गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवायत इस तरह की रही है कि बातें हम बहुत करते हैं, मीटिंग्स भी बहुत करते हैं, पैनल्स भी हम बहुत, कमेटियां भी बनाते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट काम नहीं होता। लेकिन ये जो कमेटी है इसमें शहरियार चिश्ती साहब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की पोजीशन में हैं और स्टेक होल्डर्स हैं एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में। तो ये बड़ा खुशाइन फैसला है और हम इसकी खैर मकदम करते हैं और वी होप दैट रियली सम कॉन्क्रीट स्टेप्स वुड बी टेकन इन द राइट डायरेक्शन। और शहर साहब, ये जो इलेक्ट्रिक बसों का आपका प्रोजेक्ट है, इनिशियली आप लोग कितनी बसें लॉन्च करेंगे, माहौल पर इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है और क्या आगे चलकर जो ट्रांसपोर्ट का पूरा शोबा है, चूँकि ज़ाहिर है इससे भी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक पर ही शिफ्ट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल हो सकता है जी, और मुल्कों ने ये किया है, आज भी कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन हम शुरू में फेजेस में लेके आएंगे जी। वी स्टार्ट विद 10-15 बिकॉज इसके लिए आप समझ सकते हैं कि आप आज अगर डीजल की बस ले आएँ तो करीब के पेट्रोल पंप से आप डीजल डलवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस के लिए आपको एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, सप्लाई लाइनें क्रिएट करनी पड़ती है, उसके ऊपर काम होता है। तो इसलिए ये फेजेस में आएगी और स्टार्टिंग फ्रॉम द समर्स ऑफ दिस ईयर it will continue for the next 2 to 3 years। और आई थिंक ये जो प्रोसेस है 2030 तक आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बसेस इलेक्ट्रिक पे नज़र आएंगी, क्योंकि दिस इज़ द वे द टेक्नोलॉजी एंड द ऑटोमोबाइल मार्केट इज़ मूविंग। आपने गाड़ियों में भी देखा होगा इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, फुल इलेक्ट्रिक भी आ रही हैं। तो ये दिस इज़ द direction of the technology. So the technology will move towards the automobile industry will move towards electric buses and electric vehicles. तो ये तो एक continuous process है जी, और ये चलता रहेगा जी। सही। तो शहर से बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल है इस सिलसिले में। अब ये माहौलियाती आलूदगी जो कि हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही है, इसको फिर इस प्रोजेक्ट के जरिए किस हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए जी, जो बसेस हैं वो रफली 25 to 30% एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है। और आप जो देखेंगे इसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे तो कंसिडरेबली ये जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट से जो आ रही है, जाहिर है जो इंडस्ट्री जनरेट कर रही है या दूसरे सोर्सेज से जो क्रॉप बर्निंग है उससे आ रही है, उसको तो जाहिर है ट्रांसपोर्ट के मेजर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का कॉम्पोनेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन है एट एवरी फोरम पॉसिबल, और हम अपने तौर पर भी ये लीड ले रहे हैं। बाकी सेक्टर इस वक्त इस पर नहीं चल रहा इलेक्ट्रिक के ऊपर या एक्टिवली काम नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग under the leadership of Shahriar Chisti Saab and our CEO, we are actively working towards converting our fleet into electric buses so that we can as soon as possible reduce the emissions that are emitted from our buses at least। और हमें देखकर फिर जाहिर है वी आर द मार्केट लीडर्स, तो हमें देखकर और भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो उसको फॉलो करेंगी, एंड वी होप दैट द ट्रांसपोर्ट emissions
are reduced drastically over the next 5 years. ठीक है, तो शायद अब ये अगले 5 सालों में अब आप लोगों को गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? चूँकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को अगर डेवलप करना है तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी होगा इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए, या फिर गवर्नमेंट से भी आप लोगों की कोई डिमांड हो सकती है, उनका भी कोई आपको सपोर्ट चाहिए होगा? प्राइवेट सेक्टर को तो रोल प्ले करना चाहिए। एज रिस्पॉन्सिबल कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और हम अपने तय तो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर लीड लेनी चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने किया भी है। ये ऑटो पॉलिसी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी उसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर, शहरों में जो बसेज है, क्योंकि मामला ये ऐसे आता है कि जो सिटी बसेज चलती हैं, शहर के अंदर चलती हैं, क्योंकि उनके फेयर रेगुलेटेड हैं, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को शहरों में जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके लिए लीड लेनी पड़ेगी, एक्टिवली काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बसेस को लाने में, जो कि बिल्कुल एमिशन फ्री होती हैं। और हाइब्रिड बसें लाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड बस जो है वो सर्टेन स्पीड के ऊपर एमिशन निकालती है। तो इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट ये काम करेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो इसके पीछे भागेगा फिर। तो लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल लाजमी प्ले करना चाहिए, और हम अपने तौर पर ये रोल। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार हसन, जनरेटिंग एंड मीडिया सेल्स डेवू एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद थे। और कुछ ही महीने में ये माहौल दोस्त बसें हमें सड़कों पर नजर आएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों और सालों में इसकी तादाद में इजाफा भी होता जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की स्टील की सनत इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, और सबसे बड़ा मसला ईरान से होती ईरान जो स्टील की स्मगलिंग है वो है, जिससे तकरीबन सालाना 40 अरब रुपए का इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और न सिर्फ ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बिजली की बढ़ती कीमतें भी इस इंडस्ट्री के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अब अगर यही सिलसिला इस तरह से चलता रहा तो इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या होगा, इन मुश्किलात का हल कैसे निकाला जाए। ईरान से जो बढ़ती हुई स्मगलिंग है, इस पर वज़ीर ख़जाना को एक ख़त भी भेजा गया, उसका जवाब क्या मौसूल हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। जाजिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड CEO हैं फैजान स्टील जे के ग्रुप ऑफ कंपनीज के। बहुत शुक्रिया जाजिब खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो स्मगलिंग अब बढ़ती जा रही है, जिसका अब ये वॉल्यूम बढ़कर कोई 40 अरब तक पहुंच गया है, इस पर कोई तवज्जो है हुकूमत की? इसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो मकामी स्टील इंडस्ट्री है उसको क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जाजिब साहब जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द शो। और आपका बड़ा वैलिड सवाल है, और ये सवाल आज से नहीं, बहुत अरसे से जो है ये मसाइल दरपेश हैं। बहरहाल इस पे अगर आप हमारा एक पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो ईरान के साथ जो है इक्तिसादी मामलात को बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और ये जो इतने रूट्स और इन रूट्स का चलने पे लगे हुए हैं, ये आज से नहीं, मेरे ख्याल में बरसों से ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस चल रही हैं। इसके लिए हमारी लार्जर एसोसिएशन बहुत एक्टिव है, और कई मरतबा खत भी लेके गए, हुकूमत को भी मुख्तलिफ सतहों पर लिया गया। हमारी फोर्सेस और अफवाज भी इस हवाले से जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, और बड़े जो है जामे स्टेप्स लेने की कोशिश भी की गई माजी में भी, और अभी भी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो इस वक्त आपका ईरानी प्रेसिडेंट का हमारे जो विजिट रहा पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। और इंशाल्लाह ताला आगे जाके वेरी शॉर्टली कुछ नई इक्तिसादी पॉलिसीज वगैरह का आने का इम्कान भी है। तो बेसिकली बेहतर यही देखें, ईरान हमारा एक पड़ोसी ना सिर्फ मुल्क भी है, और हमारा एक बड़ा समझे करीबी साथी भी है, और एक उसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन एज अ नेबरिंग कंट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत की हामिल है। और इस पे मैं समझता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स को जो है और हमारे बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को साथ लेते हुए कोई लाएमल तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम स्मगलिंग को होने दें, या उसके लिए हम कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लें, कोई ऐसे टैक्सेशन को लागू करें कि इसको लेजिटिमेट बनाएं, जो कि दोनों मुल्क के लिए, चाहे हम हो चाहे ईरान हो, दोनों के लिए एक जो है भामी एक कामयाब और अच्छी एक इक्तिसादी पॉलिसीज का हामिल हो। तो ताकि इस तरह से इसी तरह से जो है लोकल इंडस्ट्री को, जो हमारी जिसको हम फरोग देने की बात करते हैं, और जिसमें खासतौर पर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हमारी
की एलाइड इंडस्ट्री, जैसे कि हम स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इनको हम फरोग दे पाएंगे, वरना अदरवाइज तो आपको पता है कि ना आप इसको आजकल के हालात में जो भी स्मगलिंग का जो इशू चले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उम्मीद है कि हल हो जाएगा और उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन ये अंडर इनवाइसिंग किस तरह से इस वक्त लोकल इंडस्ट्री को मुतासिर करेगी, ये क्या इशू है? देखिए, जब तक के इसके ऊपर आप कोई जामे पॉलिसीज नहीं बनाएंगे उस वक्त तक उस चीजों को आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। कॉन्क्रीट स्टेप्स जब तक के एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नहीं लिया जाएगा हम इनको रोक नहीं सकते। मुख्तलिफ मौके पे हुए भी अमल और हम लोग एहतजाज मनाते रहे, हमारे नुमाइंदे जो है रास्ते में रहे, जब गवर्नमेंट के कस्टम्स के डिपार्टमेंट्स के साथ, FBR के डिपार्टमेंट के साथ, जब तक कि इनको एक किसी जामे शक्ल का आप जो है एक शक्ल नहीं देंगे उस वक्त तक जो है इस पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सही। और जाहिर साहब, ये जो अभी इस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ज़ाहिर है हर इंडस्ट्री इससे परेशान है। अभी स्टील इंडस्ट्री के क्या इश्यूज़ हैं इस बिजली की बढ़ती कीमत को लेकर? देखें, ये तो इस वक्त का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है लम्हे फिक्र है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना सिर्फ स्टील इंडस्ट्री बल्कि जितने भी और अदर एलाइड हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोप अप करने की जब हम बात करते हैं तो उससे हम बात करते हैं कंज्यूमर एंड के ऊपर कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इतनी हाई होती चली जाएगी इन यूटिलिटीज की वजह से, तो फिर आपका खरीदार और कैसे आएगा मार्केट में? पैसा मार्केट से गायब हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। आप ये देखें ना, इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त कहाँ पर पहुंचे हुए हैं? 22-23% के ऊपर इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कौन से बिजनेस की वायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूटिलिटीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट गैस, इट्स अबाउट द बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स एज वेल। के लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं है इस वक्त, मार्केट में पैसा नहीं है इस वक्त बिल्कुल। ठीक है। और जनाब साहब, ये जो 17 सेंट्स फी किलोग्राम इस वक्त ये रेट है इंडस्ट्रियल रेट स्टील का, ये कुछ 47 रुपये पाकिस्तान में ये कीमत बनती है, तो ये इसमें कितनी कमी की आपकी तवक्को या डिमांड है? देखिए, स्टील मार्केट तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो इंटरनेशनल हमारी जो इस वक्त स्क्रैप मार्केट्स के जो रेट्स रिवॉल्व करते हैं दुनिया के अंदर, उसके ऊपर एक सर्टेन कैलकुलेशंस होती हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ड्राइव करती हैं। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी आएगी उतनी बेहतर रेट्स होंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और टैक्सेशन में कमी नहीं आएगी तो ये रेट्स मैं नहीं समझता कि मजीद कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाजिब खान साहब, रेजान स्टील जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।